नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है 19 फरवरी 2023 को एपीओ का रैंक का 70% एग्जाम हुआ था। और उसका कल ही जो है पेपर आउट हुआ है, जिसमें आंसर की भी नायर ने आउट की है। मेरे पास कई लोगों के कंटिन्यू मैसेज आ रहे हैं कि सर इसमें जरा देखिए थोड़ा सा। तो मैंने कहा इंडिविजुअल एक एक को बात करने से अच्छा है कि मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। जो क्वेश्चन है किसी ने मुझे भेजा है, नाम मैंने निकाल दिया इसमें ताकि पब्लिक ना हो, नाम जिसने भी किया है उसकी नाम क्या जो भी है बहाना है। तो मैंने सोचा कि चलो कोशिश करते हैं, डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बता दूं कि स्टेब्लिशमेंट में जैसे बताया कि नायर भी पेपर बना रहा है, गलतियां उससे भी हो रही है, किससे भी गलती हो सकती है। स्टेब्लिशमेंट का सब्जेक्ट है, मेरे से भी गलती हो सकती है। तो मैं पहला तो बता दूं, जो भी मैं बता रहा हूँ इसे मेरा व्यू है, हो सकता है मेरा व्यू गलत हो। बस मैंने कहा, मुझे कई लोग बोल रहे हैं तो मैंने कहा थोड़ा डिस्कशन कर लें इस पेपर के ऊपर, किस तरह का क्वेश्चन है। टाइम काफी कम है, इसलिए मैं जनरली जितना डिटेल में आपको आंसर बताता नहीं बताऊंगा, जस्ट डिस्कशन करूंगा थोड़ा सा। कभी टाइम मिलेगा तो दोबारा डिटेल में हम करेंगे। तो अभी चूंकि शॉर्टेज है, कई लोगों को है कि ऑब्जेक्शन रेस करना है, तो अगर मेरे व्यूज से अगर एग्री कर रहे हैं तो ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले। पहला क्वेश्चन इसमें आईडी था 261। ड्यूरिंग म्यूचुअल ट्रांसफर रेलवे सर्वेंट शेल ए है रिटेन हिज पब्लिक हर सीनियरिटी ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ प्रमोशन टू द ग्रेड, or B, take the seniority of the other railway servant with whom the mutual transfer is carried out, whichever is lower। तो कोई भी कर्मचारी का जब म्यूचुअल ट्रांसफर होता है तो उसमें दो बातें होती है। पहली बात तो ये है कि म्यूचुअल ट्रांसफर में अगर वो जूनियर है तो वो अपनी, इसमें ए जो लिखा हुआ है, रिटेन हिज सीनियरिटी ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ प्रमोशन टू द ग्रेड। जो जूनियर मोस्ट होता है उसके लिए रूल है कि वो अपनी सीनियरिटी को लेके जाता है साथ में, जिस ग्रेड में जिस जैसे उसको प्रमोशन हुआ है। और जो सीनियर होता है दोनों में से, उसके लिए बी लागू होता है, टेक द सीनियरिटी ऑफ द अदर रेलवे एम्प्लॉय विथ होम द म्यूचुअल ट्रांसफर इज कैरिड आउट विच एवर इज लेवर। यानी जो जूनियर सीनियर जो है उसको जूनियर की मिलती है, और जो जूनियर होता है वो अपनी ही सीनियरिटी लेके जाता है। यानी इसमें ए और बी दोनों सही है। पहला जो क्वेश्चन है तो इसमें कोड आएगा 1043, ये सही आंसर है, और जिसने किया उसने भी सही किया इसमें। अगला क्वेश्चन आईडी है 288। A senior employee will be entitled to stepping of pay vis-a-vis his or juniors so promoted if junior has been। तो जो स्टेपिंग अप का बेनिफिट मिलता है वो इसमें ऑप्शन है, प्रमोटेड टू ए लोअर, प्रमोट टू ए रेगुलर पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, प्रमोटेड ऑन एडोक बेसिक, प्रमोटेड टू एन एज कैडर पोस्टेड, नन ऑफ दिस। कोई भी जो स्टेपिंग अप का बेनिफिट हमको मिलेगा उसकी टर्म्स एंड कंडीशन, तीन अलग अलग कंडीशन है, अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। तो हमेशा रेगुलर पोस्ट पर रेगुलर बेसिस पे प्रमोशन होने पर ही मिलेगा। तो इसमें भी जो है आंसर जो है 1149, ये सही है, हमारा पहला वाला सही हो जाएगा इसमें, 1149। अगला क्वेश्चन आईडी है 265। अ रेलवे सर्वेंट विशिंग टू अडॉप्ट ए न्यू नेम और टू मॉडिफाई हिज आर एग्जिस्टिंग नेम should adopt the change formally by legal deed attested by two witnesses, followed by a notification in a prominent newspaper and a Gazette of India विथ हिज ऑन एक्सपेंसेस। तो पहला जो हमारा नेम चेंज का 12 नंबर का चैप्टर है, जिसमें बताया गया है किसी भी कर्मचारी को नाम चेंज करना है तो उसको गजट नोटिफिकेशन, एक डीड कराना पड़ता है जिसमें दो विटनेस के साइन होते हैं, प्लस न्यूज़पेपर में पब्लिश करना पड़ता है। ये जो प्रोसीजर हमारा 12 नंबर चैप्टर में नेम चेंज का पूरा बताया गया है, ये यूजर प्रोसीजर होता है। सेकंड बताया, हाउएवर if the change in name is required due to a departmental error, these procedure need not to be followed and necessary correction should be made and the notified to all concerned। सेकंड थोड़ा ठीक ठाक है। जनरली हम सेकंड के लिए भी प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ता, सही है, लेकिन हमको अथॉरिटी जो है नॉर्मल रेगुलर जो नॉर्मल अथॉरिटी हमारा सीनियर डीपीओ करते हैं, अगर गजेटेड नोटिफिकेशन है, जे ग्रेड पावर दिया हुआ है। और अगर क्लरिकल एरर वाला मामला है तो एडीएम का अप्रूव लगता है, इसमें सीएसडी का अप्रूव लगता है। लेकिन हाँ, ये वैसे ही प्रोसीजर फॉलो नहीं करता, लेकिन जैसे जो लाइन लिखी, जनरली महिला कर्मचारी शादी में नाम चेंज करती है तो उसमें ये कंडीशन लागू होती है, लेकिन लगभग लगभग हम इसको सही मान सकते हैं कि यूजुअल प्रोसीजर नहीं मानना है। तो इसमें भी हम ये मान सकते हैं कि दोनों ही इसके आंसर सही है। क्वेश्चन आईडी है 283। एज पर रेलवे सर्वेंट आवर्स ऑफ वर्क पीरियड ऑफ रेस्ट रूल, लॉन्ग ऑन मीन्स ए पीरियड ऑफ ड्यूटी। लॉन्ग ऑन मैंने बताया था कोई भी कर्मचारी का किसी भी क्लासिफिकेशन में मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो इसमें बताया, पहला इंटेंसिव बताया
फिर कंटिन्यूस बताया, फिर ईआई बताया। तो इंटेंसिव में जैसे बताया था कि आपका नॉर्मल 6 घंटा होता है, तो इंटेंसिव में 6 की जगह 8 घंटा अगर से बियॉन्ड करता है तो लॉन्ग होगा। सी के लिए फिक्स है 10 घंटा है, तो सी के लिए 10 बताया हुआ, और ईआई के लिए 12 घंटा है। तो ये आपका ऑप्शन इसमें आ जाएगा 8, 10, 12, ऑप्शन आईडी जो होगा 1132। ये मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। क्वेश्चन आईडी 289। If an employee is promoted or granted financial appreciation MSCP on 1st January, what will be the date of next increment? ये क्वेश्चन मैं सुनता हूँ, मुझे बड़ी हंसी आती है कि हमारा जो पर्सनल डिपार्टमेंट है, क्लरिकल स्टाफ जनरली है, उनको जनरली ये फिक्सेशन वाले में घबरा जाते हैं, भाग जाते हैं छोड़ के। यहाँ पे भी अटेम्प्ट नहीं किया, और मैंने एक दो लोगों के भी आए हुए, उन्होंने भी छोड़ अटेम्प्ट नहीं किया है। तो ये फिर कौन करेगा अगर पर्सनल डिपार्टमेंट वाले ये फिक्सेशन वाली बात नहीं करेंगे? खैर मैं बता देता हूँ। आरबी निकले था 212/19। पहले अभी तक का नियम ये था कि कोई भी कर्मचारी जो था वो अगर प्रमोशन हो रहा है उसका, तो नेक्स्ट जो भी जनवरी या जुलाई में देते थे। लेकिन 212/19 सेवन पे कमीशन में सरकार का एक बहुत अच्छा तोहफा दिया है, जो बहुत कम लोगों को मालूम है, कि हम अब जितने भी प्रमोशन होंगे सेवन पीसी में, हमारा जो नेक्स्ट प्रमोशन होगा विद इन 6 मंथ पहला हो जाएगा, उसके बाद तो फिर एक ही साल में होगा। तो इसमें यही कहा गया था है कि कोई भी कर्मचारी का अगर 1 जनवरी को प्रमोशन होता है तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट को 6 महीने बाद सब्जेक्ट टू 6 मंथ क्वालिफाइंग सेशन होनी चाहिए। अगर वो एब्सेंट वगैरह है, नॉन क्वालिफाइंग पीरियड है, तो नहीं होगा। लेकिन अगर क्वालिफाइंग सीट्स है इसकी, तो 1 जनवरी वाली को 1 जुलाई को मिलेगा। लेकिन अगर 2 जून से लेके अगर 1 जुलाई तक है, तो फिर नेक्स्ट जनवरी को जाएगा, और नेक्स्ट जनवरी को जाने के बाद फिर नेक्स्ट जुलाई को फिर एक और इंक्रीमेंट मिलेगा। तो इस तरह का काफी अच्छा सर्कुलर है। तो पहला इसमें जो सेवन पीसी के अंदर जो पहला प्रमोशन अगर 1 जुलाई या 1 जनवरी को मिलता है, तो नेक्स्ट 6 महीने बाद ही उसको नेक्स्ट इंक्रीमेंट मिलेगा, और फिर सब्सिक्वेंट जितने भी इंक्रीमेंट मिलेंगे वो एक साल बाद मिलेंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि उसकी 6 महीने की क्वालिफाइंग होनी चाहिए। अगर वो 6 महीने की में अगर एक दो दिन भी अगर एब्सेंट रहा और 180 डेज से कम की सर्विस होती है आपकी, तो फिर आपको नेक्स्ट नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें एक डाउट और आता है कि फिर नेक्स्ट कब मिलेगा। ऐसा नहीं कि जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर किसी का 1 जनवरी को प्रमोशन होता है, तो 1 जनवरी वाले को नेक्स्ट जो इंक्रीमेंट मिलेगा वो 1 जुलाई को मिलेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट जुलाई से हर साल बाद मिलेगा। लेकिन अगर कईयों को ये डाउट होता है कि 1 जनवरी को प्रमोशन या एमएससीपी मिला, और नेक्स्ट 6 महीने बाद जो मिलने वाला है, किसी वजह से बंदा विथ होल्डिंग ऑफ जो फ्यूचर इफेक्ट की एनएफपी है, तो पीरियड काउंट नहीं करेंगे, या फिर एब्सेंट है एक आध महीने, 15 दिन, 10 दिन, जितना भी है, उसके एक्सरसाइज नहीं हो रहे हैं, तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट कहाँ जाएगा? ये भी क्वेश्चन अगले एग्जाम में पूछा सकता है। तो मैं बता दूं, इंक्रीमेंट डेट बार बार एब्सेंट से चेंज होगी, फिक्स किया हुआ है। यानी कि कोई भी कर्मचारी का अगर प्रमोशन या एमएससीपी 1 जनवरी को दिया है, तो उसका नेक्स्ट 1 जुलाई को ही मिलेगा, अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करता है। अगर नहीं मिलता है 1 जुलाई को, तो फिर नेक्स्ट जुलाई को जाएगा। ये नहीं कि जुलाई को नहीं कर रहा, 6 महीने पूरे नहीं, तो हम अब आगे जनवरी को हम देते हैं, वो गलत रूल है। आपका जो फिक्स है, तो 1 जुलाई को हमको देखना है कि उसके 6 महीने सर्विस पीछे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट जुलाई को जाएगा। ये एक नियम है, ये समझ लीजिए। एग्जाम बहुत हर बार पूछा जाने जैसा सवाल है। मैं तो रिक्वेस्ट भी करूंगा हर बार ये सवाल जरूर पूछा जाए, क्योंकि हमारे वॉइस स्टाफों को चीजें समझ में नहीं आ रही है। तो एटलीस्ट ये एग्जाम बार बार क्वेश्चन देंगे, तो उनको समझ में आना चाहिए कि किस तरह हम फिक्सेशन किया जाए। अगला क्वेश्चन आईडी है 269। केसेस इन्वॉल्विंग प्योरली लीगल इश्यूज सच एज सक्सेशन कैन बी टेकन अप इन द पेंशन अदालत। पेंशन अदालत की जो टर्म्स एंड कंडीशन में है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है सक्सेशन से रिलेटेड इश्यूज नहीं आएंगे। तो इसमें पहला गलत हो जाता है इसमें। दूसरा है ऑथराइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वॉलंटरी एजेंसी मे बी परमिटेड टू अटेंड द पेंशन अदालत। ये सही है, इसमें एक प्रोविजन दिया हुआ है, उनके रिप्रेजेंटेटिव आ सकते हैं। तो इसमें जो है मेरे हिसाब से बी ऑप्शन सही है इसमें, आईडी 269 में। अगला क्वेश्चन आईडी है 262। रनिंग अलाउंस इज ग्रांटेड टू रनिंग स्टाफ फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ डायरेक्टली कनेक्टेड विद द चार्ज ऑफ मूविंग ट्रेन एंड इंक्लूड किलोमीटर अलाउंस एंड अलाउंस इन लिeu ऑफ किलोमीटर। ये मैंने बताया था, रनिंग का मैंने कुछ दिन पहले ही आपको करवाया था। तो एल के नहीं, एल के और किलोमीटर अलाउंस एंड एल के इनको मिलता है, बट एक्सक्लूड स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंसेस नहीं मिलते हैं इनको। तो मेरे ख्याल से इसमें ए बी, बोथ बी एंड ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन आईडी 286 है, हाउ मेनी फाइनेंशियल एप्लीकेशन कैन बी ग्रांटेड टू रेलवे सर्वेंट अंडर एमएससीपी स्कीम इन हिज हर सर्विस कैरियर। ये तो मेरे ख्याल से सीनियर क्लर्क का एग्जाम क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, एपीयू का नहीं है लेवल, कि कितने एमएससीपी पूछे जाते हैं, कितने एमएससीपी मिलते हैं। काफी इजी क्वेश्चन पूछा है। तो ये सिंपल आंसर है इसमें 3
एमएससीबी मिलते हैं हमको 10, 20, 30 साल के बाद, या पिछले प्रमोशन या अपग्रेडेशन के से कंप्लीशन के 10 साल, विच एवर इज हायर, विच एवर इज अर्लियर, सॉरी। तो उस हिसाब से बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा उन्होंने। क्वेश्चन 2 to 5 है आईडी। सुपरनी पोस्ट आर क्रिएटेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस फॉर ऑपरेशन ऑफ फॉर ऑपरेशन फॉर ऑप्शन है लिमिटेड पीरियड, अनलिमिटेड पीरियड एंड फ्लेक्सिबल पीरियड, नन ऑफ दिस। एज सच एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनी होते हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। सुपरनी पोस्ट मैंने आपको बताया था क्यों बनाए जाते हैं। सुपरनी पोस्ट जनरली मेरी जानकारी में दो ही टाइम बनाते हैं। एक तो कोई पर्सनल जो सरप्लस हो जाता है या मेडिकल डिक्राइज होता है, दोनों कंडीशन में बनाने के रीजन ये होते हैं कि उसके लिए पोस्ट नहीं होती। मेडिकल डिक्राइज केस में कोई भी कर्मचारी जिस पोस्ट पे काम कर रहा है, अगर वो मेडिकली डिक्राइज होता है तो ही इज नॉट अलाउड टू बी वर्क ऑन पर्टिकुलर पोस्ट। सो उसको उस पोस्ट पे रखा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि उस रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से वो उस पोस्ट के लिए फिट नहीं है। तो इसके लिए हमको एक सुपरनी पोस्ट क्रिएट करनी पड़ती है फॉर ग्रांटिंग लियन टू पर्टिकुलर एम्प्लॉय, लियन देने के लिए। सिमिलरली अगर सरप्लस हो जाता है, यानी कैडर श्रिंक हो गया है, कैडर में पोस्ट ही नहीं है, पोस्ट सरेंडर हो गई है, तो भी इसको लियन देने के लिए जो है सुपरनी पोस्ट क्रिएट किया जाता है। दोनों मामलों में सुपरनी पोस्ट क्रिएट करने का जो रीजन है वो एम्प्लॉय को लियन देने के लिए, धारणा अधिकार देने के लिए किया जाता है, ताकि उसको हम लियन दे सके, जिसके अगेंस्ट में उसको पेमेंट हम कर सके। तो इस सुपरनी पोस्ट का जो है वो जो क्रिएट होगी वो पर्टिकुलर जिस एम्प्लॉय के लिए क्लियर होगी उसी से ही जुड़ी रहेगी। और जैसे ही वो एम्प्लॉय को कहीं ऑब्जर्व कर लेंगे, वो रिटायर हो जाएगा, प्रमोट हो जाएगा, कहीं भी जाएगा, उस पोस्ट को खाली करेगा वहां से, तो वो पोस्ट सरेंडर हो कर दी जाएगी। तो जो सुपरनी पोस्ट होती है, पीरियड लिमिटेड बताना पड़ेगा कि जब तक कि कर्मचारी जो है वो प्रमोट हो जाए या रिटायर हो जाए, वॉलंटरी ले ले, या डेथ हो जाए या सुपरनिश हो जाए, उस डेट तक ही जो है सुपरनी पोस्ट क्रिएट होती है। तो ये एक लिमिटेड पीरियड होता है, अनलिमिटेड पीरियड नहीं होगा कभी भी। तो इसमें ऑप्शन जो है पहला वाला सही हो जाएगा, अनलिमिटेड पीरियड। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनियन कैन बी मेंबर ऑफ द डिविजनल एसबीएफ। एसबीएफ में मैंने बताया था आपको कि जब मैं एसबीएफ का पढ़ा रहा था कि दो दो ईच मेंबर्स आते हैं दोनों डिवीजन के अंदर। तो ये हमारे इसमें क्वेश्चन आईडी जो है 278 का आंसर हो जाएगा 1110, नंबर 2 उसमें आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 300 है आईडी। What does it mean if a branch of an office is notified to the Gazette of India? मुझे इसमें ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें ये सही लग रहा है मेरे को, 1197, ये आप चेक कर लीजिए अभी। तो इसको हम आगे चलते हैं इसमें। क्वेश्चन आईडी 226 है, सुपरनी पोस्ट cease to exist after incumbent official vacate it due to retirement or is posted against another regular permanent post or for any other reason। जैसे मैंने अभी बताया था थोड़ी पहले, सुपरनी पोस्ट पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए क्रिएट की जाती है, और जैसे ही वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो है वो किसी वजह से वो पोस्ट को खाली करता है, रिटायरमेंट है या किसी और पोस्ट पर हमने ऑब्जर्व कर दिया है या किसी भी रीजन से, तो जो है वो खत्म हो जाती है पोस्ट। और हाउएवर ऑफिशियल ऑफिशिएटिंग अरेंजमेंट कैन बी मेड अगेंस्ट ए सुपरनी पोस्ट। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है कि ऑफिशिएटिंग अरेंजमेंट करना ही नहीं है सुपरनी पोस्ट पे। जो पोस्ट बनती है पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए बनती है, और जैसी पोस्ट वो बंदा ऑब्जर्व हो जाता है कहीं और, उस पोस्ट को सरेंडर कर देने का। तो ये पहला क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा बनाया जिसने भी बनाया, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया। तो इसमें सिर्फ ए ही इज करेक्ट है। ये क्वेश्चन में मैं बता दूं आपको, जब तक कि किसी सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे, आप इस क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। जैसे मैं हमेशा आपको बार बार बोलता हूँ कि थॉरोली जाइए हर सब्जेक्ट को, सुपरनी पोस्ट क्या होता है, जब तो उसको नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन हो जाता है सुपरनी पोस्ट परमानेंट पोस्ट है कि टेम्पररी पोस्ट है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। तो सुपरनी पोस्ट एक परमानेंट पोस्ट है, टेम्पररी पोस्ट नहीं। तो ये जब तक चीजें समझ ही नहीं जाएगी हमको, तब तक हम नहीं कर पाएंगे। तो हर चीज को समझने की कोशिश कीजिए और फिर एग्जाम में बैठिए। अगला क्वेश्चन आईडी है 297, ऑन विच डेट डिड द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। सिंपल क्वेश्चन है ये। 14 सितंबर हमारा जो हिंदी दिवस मनाते हैं हम, 1949 को लिया गया, तो वही इसमें आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आईडी 247, a suspended employee can be called to appear in a selection for promotion। दूसरा, suspension is not a penalty under DRO। तो एक तो बता दूं कि सस्पेंशन से घबराना नहीं जाना चाहिए कोई भी कर्मचारी के खिलाफ। कई लोगों को गलतफहमी है, मेजर चार्जशीट देना और सस्पेंशन करना दोनों के मामले जो है एक प्रशासनिक कार्रवाई है, जिसमें एक कर्मचारी के ऊपर एक एलिगेशन लगाया गया है कि एक डाउट, संदेह है कि भाई ये कर्मचारी ने कोई बड़ी गलती की गई है।
लेकिन संदेह होना और उसमें प्रूव होना में अंतर होता है। तो अतः किसी भी कर्मचारी को खिलाफ अगर मेजर पेनल्टी जैसी इश्यू की हो या सस्पेंशन किया हो, दोनों मामले में सिर्फ हम एक उसको संदेह के घेरे में रख रहे हैं, उससे उसका कोई राइट डिप्राइव नहीं कर सकते, तो आप उसको सिलेक्शन में बैठने के लिए मना नहीं कर सकते। तो पहला आपका सही हो जाएगा, अलाउ करना ही करना उसको। तो दूसरा, सस्पेंशन एक पेनल्टी नहीं है। पेनल्टी कौन कौन सी होती है मैंने आपको पहले बताया। तो रूल 6 की जो पेनल्टी है, नो नो, नो पेनल्टीज हमारी। पहले हमारी आती है सेंसर, दूसरी आती है प्रमोशन, स्टॉपेज ऑफ प्रमोशन फॉर ए पीरियड, लिमिटेड पीरियड, जो भी है नियत अवधि के लिए पदोन्नति पर रोक। फिर आपकी पास पीटीओ और रिकवरी समथिंग समथिंग आती है। तो टोटल नो पेनल्टी है रूल 6 में। तो रूल 6 की जो पेनल्टीज है उसके अंदर सस्पेंशन नहीं आता है। तो ये दोनों के दोनों, इसमें जो पहला है सही हो जाएगा और ये दूसरा भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन आईडी 298, वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? 10 जनवरी को बनाया जाता है, ये सबको मालूम होगा, ये हिंदी का सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी 231, अ रेलवे सर्वेंट में बी परमिटेड टू अवेल लीव प्रिपेयर टू रिटायरमेंट अप टू ए मैक्सिमम ऑफ डैश डैश of LAP altogether with the HLP credit subject to the condition that such leave extended up to and include the day preceding the day of retirement। ये नया नियम पहले मैं बता दूं, शायद 240 डेज हुआ करता था या 180 डेज समथिंग हुआ करता शायद। उसको फिर रिसेंटली एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, शायद 2-4 साल पहले ही रेलवे बोर्ड ने इसको फिर 300 दिन कर दिया है। मैक्सिमम 300 डेज की आप लीव प्रिपेयर टू रिटायरमेंट आप ले सकते हैं, लेकिन वो है उस दिन तक, रिटायरमेंट की डेट से एक दिन पहले तक खत्म हो जाना चाहिए या फिर उस दिन तक खत्म हो जाना चाहिए, उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। इस पे भी क्वेश्चन इन फ्यूचर पूछा जा सकता है कि लीव प्रिपेयर टू रिटायरमेंट बियॉन्ड द सुपरनेशन डेट की जा सकता है नहीं जा सकता है। तो ये चीज बहुत लिखा हुआ चीज को इन्होंने यहाँ छाप दिया है। तो ये मालूम होना चाहिए कि वैसे ऐसी छुट्टी सेवानिवृत्ति तारीख से एक दिन पहले तक हो, यानी एक दिन लास्ट दिन तो आपको आना पड़ेगा, एक दिन पहले तक ही रखना पड़ेगा। ये सही आंसर है। क्वेश्चन आईडी 260, vacancies for selection post shall include existing vacancy and those anticipated vacancy in the next 15 months along with the vacancies under construction organization RE and other projects। ये बिल्कुल सही है। कोई भी हम जो वैकेंसी काउंट करते हैं, तो सिलेक्शन के अंदर जैसे मैंने बताया था, सिलेक्शन में 15 महीना होता है, नॉन सिलेक्शन और टेट टेस्ट में पहले 6 और 4 महीना होता था, जो भी अभी 1 साल कर दिया है, और एक्स कैडर में 2 साल का है। जो सिलेक्शन में हम जो वैकेंसी लेते हैं, हम जो है कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन आरई की वैकेंसी और अदर प्रोजेक्ट की वैकेंसी को भी हम काउंट करते हैं। तो ये पहला सही है। However, in the selection for S cadre post, actual vacancies plus those anticipated in the next 2 years should be considered। मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि सिलेक्शन के अंदर सिंपल 4 चीजें हैं। एस कैडर में 2 साल का एंटीसिपेटेड वैकेंसी लिया जाता है, सिलेक्शन में 15 महीने का लिया जाता है, और नॉन सिलेक्शन और टेट टेस्ट में किसी जमाने में 6 और 4 महीने हुआ करता था, अभी 1-1 साल हो गया। ये 4 चीजें हैं, अगर आपको याद नहीं है, और ये क्वेश्चन जिन लोगों ने गलत किया है उनका भी भगवान मालिक है, मैं कुछ नहीं कह सकता, कि ये चीज आपको याद करनी है एपीयू के एग्जाम में, और एपीयू के एग्जाम में भी नहीं। आप जब एपीयू बनोगे, या अगर आप ओएस में या किसी भी कैटेगरी में काम कर रहे हो, तो ये रेगुलर एक फीचर है सिलेक्शन का। तो ये मेरे ख्याल से सबको कंठस्थ आ जाना चाहिए चीजें कि क्या है सिलेक्शन का, एंटीसिपेटेड वैकेंसी कितने ली जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 294, एट प्रेजेंट हाउ मेनी लैंग्वेज आर लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल? 8वीं अनुसूची में कितने शेड्यूल्स हैं? ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 22। मैंने भी इसमें एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया गया था, काफी सिंपल क्वेश्चन है, 22 चल रही है अभी भी 8वीं अनुसूची में। पार्टिसिपेशन इन इलीगल स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय इज tantamount टू a break in service and can be condoned only by, जब हम कोई स्ट्राइक में, वैसे तो अलग अलग ब्रेक इन सर्विस में अलग अलग अथॉरिटी होती है, लेकिन जब स्ट्राइक का मामला आता है तो उसको काफी सीरियस मामला माना जाता है, और उसमें फिर किसी भी लोअर अथॉरिटी को पावर नहीं किया है कंडोन करने का। तो ये बता दूं कि जब स्ट्राइक की जब मामला आएगा, तो उसमें सिर्फ प्रेसिडेंट को ही पावर है, वो कंडोन कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। ID 282, while assessing the workload of essential intermediate classification as per subsection B of section 130 of the Railway Act 1989, period of inaction of B shall be ignored। कोई भी ईआई का हम जब जॉबलाइज करते हैं, तो मैंने जब बताया था एचओईआर में, तो ये क्वेश्चन मुझे गड़बड़ लगा नायर का, कि एक क्लियर रूल है कि 5 मिनट से कम टाइम जो है उसको इग्नोर किया जाएगा। मेरे पास शायद 2005 का होगा एचओईआर में, दिखा देता हूँ आपको। यहाँ लिखा हुआ है नोट,
In assessing the workload of essential intermediate, classification in accordance with sub-rule B of section 130, period of inaction of less than 5 minutes shall be ignored. ये मैं आपको थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ, जो बड़ा देखना चाहें, यहाँ लिखा हुआ है पूरा ये नोट में। पीरियड ऑफ इनेक्शन लेस देन 5 मिनट शैल बी इग्नोर, तो ये मुझे लगता है कहीं टेक्निकल एरर हुआ है, कोई बात नहीं, इसको आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो यहाँ जो आंसर है वो 5 मिनट, ये सही आंसर हो जाएगा आपका। आंसर आईडी हो जाएगा 1125। तो ये हम आगे चलते हैं। एक जो पहला जो क्वेश्चन जो आंसर मुझे अभी तक गलत लगा हुआ ये यही है, इसमें क्वेश्चन आईडी 280 नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आईडी 241, इन ग्रुप बी सिलेक्शन व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स एलोकेटेड फॉर रिकॉर्डेड सर्विस। मैं बता दूं कि ग्रुप बी के अंदर जो है आपका 100 नंबर का भी पेपर होगा, जो 100 नंबर का तो आपका रिटर्न आएगा, उसके बाद 25 नंबर के आपके सीआर होंगे, रिकॉर्डेड सर्विस, और 25 नंबर का आपका वाइवा होगा। और सभी में जो आपको 60% लेके आना है, यार अलग अलग भी लाना है आपको, ऐसा नहीं कि आपको एग्रीगेट लाना है, सभी में आपको 60-60 भी लाना है आपको। अगर किसी भी 3 डिपार्टमेंट है, रिटर्न, वाइवा और सीआर, किसी भी एक में भी आपके 60 में कम आएंगे तो फिर आप नॉन क्वालिफाई हो जाएंगे, इरेस्पेक्टिव अगर आपके मान लीजिए रिटर्न में 80% मार्क्स भी आ रहे हैं आपके, 90 भी आ रहे हैं, 100 भी आ रहे हैं अगर, लेकिन आपके सीआर में आपके 60% नहीं है तो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो इसमें तो क्वेश्चन अलग पूछा हुआ है, तो मैं जस्ट बता दूं आपकी जानकारी के लिए, कभी अगली बार कोई क्वेश्चन पूछा सकता है, क्वेश्चन पूछा सकता है कि ग्रुप बी के सिलेक्शन में सी रिकॉर्ड ऑफ सर्विस मतलब जो एपीआर होते हैं उसके लिए 25 मार्क्स एलोकेट किए गए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रॉन्ग मैच, रॉन्गली मैच बताया हुआ है। आईडी 254, सीईओ एंड सीआरबी प्लेटिनम पास, मेंबर एंड जीएम गोल्ड पास, एचएजी एसएजी ऑफिसर्स सिल्वर पास एंड ग्रुप ए। तो मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि जो ग्रुप ए ऑफिसर्स होते हैं इंक्लूडिंग ग्रुप बी ऑफिसर सबको ब्रॉन्ज पास मिलता है। ग्रुप जो बी ऑफिसर होते हैं वो जोनल रेलवे के अंदर ऑन ड्यूटी कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, और जो जे ग्रेड ऑफिसर होते हैं वो ब्रॉन्ज पास पे ऑल इंडिया ऑन ड्यूटी ट्रेवल कर सकते हैं। पहला तो बताओ जानकारी के लिए, इन फ्यूचर का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्रुप बी जो होते हैं सिर्फ जोनल रेलवे में ऑन ड्यूटी ट्रेवल कर सकते हैं, और ग्रुप जो जे ग्रेड अबव होते हैं ऑल इंडिया ब्रॉन्ज पास पे ऑल इंडिया में ऑन ड्यूटी जा सकते हैं। और इसके बाद सिल्वर पास के लिए एंटरटेनमेंट होता है मिनिमम एसएसजी ग्रेड ऑफिसर, तो एसएसजी जैसे ही बनता है ऑफिसर उसको सिल्वर पास मिलता है। और जोनल रेलवे में जहां तक मेरी जानकारी गोल्ड पास सिर्फ जीएम को मिलता है। तो जोनल की बात जहां तक बात आ रही है तो जोनल और मेंबर्स को भी जीएम गोल्ड पास मिलता है, और सीआरबी तो प्लेटिनियम पास मेरे ख्याल से पहले हुआ करता था, अभी इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो मेरे ख्याल से ये सही है कि इसमें यही एक गलत है कि अब शायद प्लेटिनम पास जो आज की तारीख में मेरी जानकारी के हिसाब से नहीं मिलते हैं, इसको बंद कर दिया है। तो मेरे हिसाब से आंसर पहला ये होना चाहिए। और मैं एक बात और बता दूं कि मैंने जैसे अभी स्टार्टिंग में बता दी मेरे व्यू, अगर मेरे व्यू से कोई एग्री नहीं कर रहा है तो आप प्लीज मेरे कमेंट्स में बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊं उसमें उसको करेक्शन कर दूं। अगर आपके पास मेरे अलावा कोई अच्छी जानकारी, सही जानकारी है तो कृपया मुझे बताइए। What is the rate of interest for advance sanction for purchase of computer during 22-23 2022-23 के अंदर जो हम कंप्यूटर एडवांस लेते हैं उसके लिए क्या इंटरेस्ट रेट है? तो उसके लिए आंसर है 9.80। ये आपका क्वेश्चन लास्ट वाला जो है तीसरा नंबर का, ये सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन आईडी है 3939। अगला क्वेश्चन आईडी है 273। मैक्सिमम हाउ मेनी टाइम्स इज पार्शियल विड्रॉल अलाउड अंडर एनपीएस ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस। ये भी मैंने आपको शायद बता चुका हूं मैं कि एनपीएस के अंदर जो मैक्सिमम जो विड्रॉवल हैं वो 3 है। इसमें 3 आंसर लिखा हुआ है, सही है ये भी। क्वेश्चन आईडी ऑप्शन आईडी 1089 है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स आर अवेलेबल इन द बेसिक मॉड्यूल ऑफ एचआरएमएस। तो एचआरएमएस से पूछा गया है इसमें जेंडर, आधार कार्ड डिटेल्स, पान कार्ड डिटेल्स एंड ऑल ऑफ दिस। तो एक लॉजिकली इसमें अगर देखा जाए, जिसको नहीं भी मालूम है अगर लॉजिक भी लगाएगा तो जनरली ऑल ऑफ दिस आंसरों में भी अगर तुक्का भी लगाएगा मेरे ख्याल से तो सही होने की संभावना बढ़ जाती है, और यही इसमें आंसर है। सभी डिटेल्स में होते हैं एचआरएमएस में। क्वेश्चन आईडी 223। A tenure post is a permanent post which an individual railway employees may not hold for a more than a limited work। कोई भी टेन्योर पोस्ट होती है वो एक परमानेंट पोस्ट होती है, जैसे सुपरनी पोस्ट का मैंने बताया परमानेंट पोस्ट होती है।
टेन्योर पोस्ट का मतलब से ही वर्डिंग से आता है। टेन्योर एक होता है कि एक लिमिटेड पीरियड के लिए एक जो ऑफिसर हो या कर्मचारी हो उस पर काम करता है, तो क्लियर है, टेन्योर पोस्ट से ही मतलब है। और फिर एक टेम्पररी पोस्ट इज ए पोस्ट कैरिंग ए डेफिनेट रेट ऑफ पे सैंक्शन फॉर अ लिमिटेड प्राइस। तो टेम्पररी पोस्ट जो होती है वो आपको बता दूं, एक लिमिटेड टाइम के लिए, 1 साल 2 साल के लिए, जनरली तो टेम्पररी पोस्ट होती है वो 1 साल के लिए ही होती है, मैं बता दूं आपको, और हर साल उसको एक्सटेंशन लेना पड़ता है और उसको फिर अकाउंट वेट होके उसके लिए अप्रूव लेना पड़ता है। तो टेम्पररी पोस्ट के लिए जैसे बताया कि एक लिमिटेड पीरियड के लिए होती है। और एक वर्क चार्ज पोस्ट होता है, वर्क चार्ज पोस्ट जो होता है वो एक वर्क के अगेंस्ट में पोस्ट सैंक्शन होता है। तो ये आप जरा जब भी पढ़ें, अगली बार तैयारी करें तो टेन्योर पोस्ट, टेम्पररी पोस्ट, वर्क चार्ज पोस्ट, क्या सब पोस्टें होती है उसको जरा सा समझ लें आप। तो इसके अंदर जो है ये दोनों मुझे सही लगे हैं, तो ये भी सही है, ए और बी करेक्ट है इसमें। A recognized trade union can announce a legal strike only as per the provisions of the। कोई भी क- जो कर्मचारी है किसी भी रेलवे में या बाहर है, कोई भी एक्ट फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहा है, तो अगर उसको स्ट्राइक करना है तो स्ट्राइक के कनेक्शन में अपना आईडी एक्ट लगता है 1947। तो आईडी एक्ट की विभिन्न धाराएं हैं जिसमें अगर कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग चालू हुई, पहले तो उसको नोटिस देना पड़ेगा आईडी एक्ट के जो कॉन्सिलेशन ऑफिसर होते हैं कि भाई मैं स्ट्राइक पे जाना चाहता हूँ। मैं एक जरा सा ब्रीफ बता दूं आपको कि इसमें तो सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है। कोई भी कर्मचारी रेलवे का हो या कोई भी अगर फैक्ट्री में काम कर रहा है, अगर उसको उसको मतलब उसकी जो टीम है उनको अगर स्ट्राइक करना है तो डायरेक्टली स्ट्राइक नहीं कर सकते। पहले आपको इसके लिए जो नॉमिनेटेड जो अधिकारी है आईडी एक्ट के अंदर, कॉन्सिलेशन ऑफिसर हैं, लेबर कमिश्नर वगैरह होते हैं, उनको एक लिखित में एक नोटिस देना पड़ता है कि सर हम को स्ट्राइक करना है, हमारी यही मांगे हैं। फिर वो जो अथॉरिटी होती है वो हमारे अथॉरिटी को लेटर लिखती है, फिर हम जवाब देते हैं और उस बीच अगर फिर कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग यानी समझौता कार्रवाई चालू होती है। तो सिर्फ बिना नोटिस दिए तो हम स्ट्राइक कर नहीं सकते हैं, और इवन नोटिस देने के बाद भी जो आईडी एक्ट में जो नॉमिनेटेड अथॉरिटीज होती हैं, जो कमिश्नर्स होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि स्ट्राइक ना हो, उनका ड्यूटी यही होता है स्ट्राइक ना हो। तो वो फिर जो सामने जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से जो अथॉरिटी है उनसे बात करती है और फिर दोनों पार्टियों को समझौता कराने की कोशिश करती है, और इस दौरान भी स्ट्राइक नहीं करते हैं। तो इसकी काफी इसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन आप आईडी एक्ट देखेंगे, कभी डिटेल में टाइम मिला तो मैं आपको बताऊंगा। उसमें काफी कितने दिनों के बाद कर सकते हैं, क्या है सब प्रोसीजर है। अगर उसके बिना किया गया तो वो फिर स्ट्राइक होती है, इलीगल स्ट्राइक कहलाती है। उसमें फिर सजा जेल वेल का ही प्रोविजन है। तो इसमें वही क्वेश्चन पूछा था कि किस प्रोविजन के तहत है, तो आईडी एक्ट 1947 के तहत किया जाता है। विच ऑफ दिस इज ए कंपल्सरी डिडक्शन फॉर फ्रॉम सब्सटेंस अलाउंस। सब्सटेंस अलाउंस के अंदर मैंने 2-3 बार वीडियो बनाए थे जिसमें बताया था क्या क्या मैंडेटरी डिडक्शन कौन होता है। तो उसमें एक एचआर है, मैंने बताया था ऊपर, एक एक मैंने कंपल्सरी बताया था, एक ऑप्शनल बताया था, और एक ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एम्प्लॉय मैंने बताया था जब लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाए थे। तो उसकी लिस्ट आप देख लेंगे आप सस्पेंशन की, उसमें पूरी लिस्ट में तो आपको ये दिख जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस जो है वो कंपल्सरी डिडक्शन है। Question ID 251. Which of these rules deals with the fixation of initial substantive pay of railway employees? कोई भी कर्मचारी का इनिशियल फिक्सेशन जो होता है FR 22(1)(a)(1), इसमें सिर्फ FR 22 बताया है, तो FR 22(1)(a)(1) होता है इसमें। तो ये 1330 ही हमारा है इसमें रूल फिक्सेशन से कनेक्शन में, तो ये आंसर भी सही है इसमें, तीसरे नंबर का 1313। क्वेश्चन ID 277. What is the percentage of additional pension granted to retired employees after attaining 80 years of age? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जो मैंने अपना सेटलमेंट का वीडियो बनाया था कि कोई भी रेल कर्मचारी जो है वो रिटायर होता है या फैमिली पेंशनर एम्प्लॉय की अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है, वाइफ की डेथ हो गई है, तो उसका फैमिली पेंशन है। दोनों मामले में भी जो है एडिशनल पेंशन दिया जाता है जो स्टार्ट होता है। हालांकि अभी इस पे कार्यवाही चल रही है, सरकार शायद 65 साल से भी कार्य से 65-70 साल में 10-15% करने की बात चल रही है, अभी अंडर पाइपलाइन है, इन फ्यूचर शायद हो जाए। तो अभी जो करंट में जो नियम है वो 80 साल, 85 साल, 90 साल, 85 साल और 100 साल में आपकी पेंशन डबल हो जाती है। तो 80 साल में स्टार्टिंग है वो 20% है, फिर शायद 85 में 30% है, फिर आपका 90 है। तो मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं अभी तो फिलहाल तो मैं बता सकता हूँ कि 80 में ही 20% जो बढ़ेगा सबसे पहले, वो 80 में 20% है। 20% इसमें जो ऑप्शन दिया था, इतना इजी ऑप्शन दिए थे कि 7.5, 10, अगर आपको याद नहीं, जैसे मुझे भी अभी 90-95 को मैं भी कंफ्यूज हो गया कितना है, तो 95 में शायद 50% होगा पड़ेगा। तो एटलीस्ट जो भी जिसने थोड़ी भी पढ़ाई की होगी, मेरे हिसाब से मिनिमम जो आपका एडिशनल होता है वो स्टार्टिंग ही 20% है, उससे कम तो है ही नहीं।
तो अगर जिसने थोड़ा भी दिमाग लगाएगा तो वो बता देगा कि 80%। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर इसको टफ करते हैं तो 90 95 पे तो अभी मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो वो थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा कि एटीएस में क्या है, तो एटीएस में मिनिमम 20% है। थोड़ा सा जिसने पढ़ाई किया हो उसको याद रहा तो कर लेगा आदमी। तो पहला इसमें आंसर जाएगा 20। When an employee who is already holding a post in substantive pay in the government is appointed to railway in the same time scale of pay, his pay is fixed at the stage of the time scale pay, which is equal to his pay in respect of the old post held by him on regular basis, and his rate of increment is also regulated according to the substantive post. ये दोनों के दोनों मुझे आंसर सही लग रहा है इसमें, कि ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, फिर भी हिंदी बता दूं तो जब पहले से ही सरकार में मौलिक वेतन के पद पर कार्यरत कर्मचारी को एक समान समय वेतनमान में रेलवे में नियुक्त किया जाता है, तो उसका वेतन समयमान के उस स्तर पर तय किया जाता है जो नियमित आधार पर उसके पुराने पद के वेतनमान के बराबर होगा। अगर किसी भी पोस्ट को कर्मचारी है, उसको सेम टाइम स्केल में करेंगे, सेम पे ही लेके जाएगा वो, कोई दूसरा पे लेके जाएगा। हाँ, लेकिन प्रमोशन पे जाता है तो फिर उसका पे फिक्सेशन जो होता है हम 13 में करते हैं हम लोग। और डेट ऑफ इंक्रीमेंट भी हमारा सेम ही रहेगा, जो भी चल रहा था उसमें कुछ चेंज होगा नहीं इसमें। क्वेश्चन आईडी 246, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड एज पेनल्टी अंडर डीआर रूल। मैंने जैसे आपको बताया था, डीआर रूल 6, रूल 6 के अंदर जो पेनल्टी है उसमें वार्निंग आता नहीं है, वार्निंग और विथ होल्डिंग और प्रमोशन आता है। ये नंबर 2 की पेनल्टी है। नंबर 1 सेंसर होता है, नंबर 2 विथ होल्डिंग और प्रमोशन फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। ये तीसरे नंबर की पेनल्टी स्टॉपेज ऑफ पास पीटीओ। नन ऑफ दिस, तो ये इसमें पहला ही सही हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये पूछा गया, वार्निंग है हमारा 246 आईडी में। Question ID 281. As per the railway servant hours of work and period rule, what does a full night means? बहुत सिंपल क्वेश्चन। 22 से 6 की जो नौकरी होती है, ये वाली, ये उसको नाइट माना जाता है। ये मैंने भी बताया हुआ 2-3 बार आपको, जब एच बार पढ़ाया था। What is mentioned in section 3 of ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट? सेक्शन 3 में क्या कहा गया है? थोड़ा सा मुझे अभी जानकारी इसमें कम है। मैं उम्मीद करता हूँ ये सही आंसर होगा। Apart from Hindi, English language can also be used in official work. इसको हम कंटिन्यू करते हैं आगे। क्वेश्चन आईडी 295, विच मिनिस्ट्री इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग पॉलिसी पर्टेनिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज। जब मैं हिंदी पढ़ा रहा था थोड़ा सा मैंने, तो बता दूं, जो ये राजभाषा जो विभाग है वो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। जब उस दिन में मैंने शायद बताया था आपको, होम मिनिस्टर के क्वेश्चन के जवाब में बता रहा था, तो यही वही पूछा, सिंपल क्वेश्चन पूछा कि कौन मिनिस्ट्री जो है वो डिसाइड करती है। तो इसमें भी बताया हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन आईडी है 238, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज कम्युनिटी वाइज रिजर्वेशन अप्लीकेबल। ये क्वेश्चन का जवाब मैं अभी नहीं दे रहा हूँ। कम्युनिटी वाइज रिजर्वेशन जो है ये मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा क्या है इसके लिए, तो मैं इसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगा। इसको स्किप कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को मैं। क्वेश्चन आईडी 255, फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू ऑल ग्रुप सी एंड लेवल 1 Astral group deposed the upper age limit in case of widow, divorcee women and widow judicially separated from their husband and who are not remarried shall be relaxed up to the age of 35 years. ये पहला सही लगा मेरे को। इन केस देर विल बी फर्दर रिलेक्शन अप टू द एज ऑफ 30 years। ओबीसी के लिए फिर और 3 साल का मिलता है और एससी एसटी के लिए 5 साल का मिलता है यहाँ से। तो ये मेरे ख्याल से दोनों के दोनों सही है इसमें। क्वेश्चन आईडी 255 यहाँ पे भी सही बताया हुआ है। Question ID 234, as per the scheme of best among failed candidates in selection, the promotion of SC/ST candidates should be reviewed after। तो कोई भी जो SC/ST कर्मचारियों के लिए जो स्कीम है बेस्ट अमंग फेलियर, उसमें यही है कि कोई भी कर्मचारी के अगर 20% एबव मार्क्स आते हैं तो उनको प्रोविजन आधार पर पैनल पर रखा जाता है और वो 6 महीने के लिए उस दौरान उनको ट्रेनिंग भी दिया जाता है और 6 महीने के बाद उनका रिव्यू किया जाता है और रिव्यू के बाद अगर उनका काम सेटिस्फैक्ट्री हो तो उनको फिर परमानेंट कर दिया जाता है उसको उस पैनल के अंदर। तो वही नियम है, तो इसमें 6 महीने इसमें आंसर सही आ जाएगा। क्वेश्चन आईडी 270, a group C railway servant can apply for voluntary retirement after completion of 30 सर्विस ऑफ। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वॉलंटरी रिटायरमेंट की स्कीम के तहत जो है, मैं जरा से एक बता दूं, हमारे यहाँ 2 तरह के पेंशन रूल के अंदर प्रोविजन है। एक 30 साल की सर्विस के बाद भी कोई भी कर्मचारी जो है वो स्टेट में नोटिस देता है, भाई मुझे नौकरी छोड़नी है रेलवे में। और एक प्रोविजन जो वॉलंटरी रिटायरमेंट की जो स्कीम है उसके हिसाब से 20 साल की सर्विस,
में भी वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑप्ट कर सकता है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा ये भी। क्वेश्चन 230 आईडी है। Extraordinary leave may be granted to a railway servant in special circumstances which when no other leave is admissible and when other leave is admissible but the railway servant applies for extraordinary leave. एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव जो हमारे यहाँ लीव विदाउट पे एलडब्ल्यूपी हम जो लोग बोलते हैं, ईओएल भी इसका दूसरा नाम है। ईओएल जो है जैसे हम बताते हैं मैक्सिमम 5 साल तक के लिए हमको मिल सकती है और इसमें ड्यूरिंग ईओएल आपको जो है सैलरी नहीं मिलती, एक्सेप्ट अगर एक तो सैलरी नहीं मिलती और दूसरी आपकी जो है वो क्वालिफाइंग सर्विस में भी काउंट नहीं होती। तो ये है एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव। ये दोनों कंडीशन में ली जा सकती है, जब आपके पास अकाउंट में कोई लीव नहीं हो या फिर आपके अकाउंट में दूसरी लीव हो, लेकिन आप स्पेसिफिकली एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव की डिमांड करते हैं, तो दोनों ही इसमें सही है इसमें। क्वेश्चन आईडी 268। ऑन विच डे इज द एनुअल पेंशन अदालत नॉर्मली सपोज टू बी हेल्ड एवरी ईयर? तो पेंशन अदालत के लिए पहले दो नियम चल रहे थे हमारे, एक 15 जून और 15 दिसंबर, लेकिन बाद में एक रेलवे बोर्ड का सर्कुलर में पढ़ रहा था 2004-5 में शायद आया, जिसमें बोला कि एक ही बार करना है और डेट शायद बताई थी 15 दिसंबर। तो ये आंसर भी सही लग रहा है मेरे को। क्वेश्चन आईडी 243। निवारण पोर्टल इज ए प्लेटफॉर्म फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ बोथ सर्विंग एंड रिटायर एम्प्लॉइज। ये भी सही लग रहा है मेरे को। निवारण जो पोर्टल है इसमें अपनी ग्रीवेंसेस आप डाल सकते हैं। इट हैज बीन डेवलप्ड इन एसोसिएशन विद क्रिस, इसको ऑपरेट कर रहा है। ये मेरी जानकारी के हिसाब से सही है, ज्यादा मुझे इसमें जानकारी थोड़ी कम है, लेकिन मुझे आंसर इसमें सही लग रहा है। क्वेश्चन आईडी 248। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एक्स ग्रेशिया लंप सम कंपनसेशन पेड फॉर द डेथ ओकरिंग ड्यू टू एक्सीडेंट इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी? अभी कुछ दिन पहले मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था, शायद विजयवाड़ा का वेलफेयर इंस्पेक्टर, उसमें मैंने ये रेलवे बोर्ड की पॉलिसी खोल के बताई थी, जिसमें 25 लाख, 35 लाख, 45 लाख अलग अलग अमाउंट है। जो पहला ही जो था कि कोई भी कर्मचारी की अगर वाइल परफॉर्मिंग बोनाफाइड ड्यूटी अगर उसकी डेथ हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से, तो उसमें 25 लाख रुपए मिलते हैं। तो इसमें जो आंसर होगा, पहला ही आंसर हो जाएगा 25 लाख रुपए। क्वेश्चन आईडी 284। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट गवर्न बाय द रेलवे सर्वेंट आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल 2005? निम्नलिखित में से कौन सा रेल कर्मचारी जो है कार्य के घंटे विश्राम की अवधि नियम 2050 द्वारा शासित नहीं है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि क्या गवर्न नहीं है। तो इससे मैं थोड़ा सा मैं आपको रूल की हम बात करें, मैं इसमें बताता हूँ। ये देखिए हमारा 2005 है। 5 में ये हम देखेंगे यहाँ पर रूल 1 शॉर्ट टाइटल्स कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। इसमें रूल 1 का जो 3 पार्ट है, दे शेल अप्लाई ओनली टू दोज रेलवे सर्वेंट टू होम चैप्टर 14 ऑफ दिस एक्ट अप्लाइज। यानी ये जो एचओ 2005 है, सिर्फ उन्हीं लोगों पे लागू होगा जो चैप्टर 2005 जिस पे लागू होता है, और 2005 किस पे लागू नहीं होता है। तो ये हमारा एक्ट है हमारा, ये चैप्टर 14 है, रेगुलेशन ऑफ आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल। इसमें रूल सेक्शन 130 बताया हुआ 31, चैप्टर नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन रेलवे सर्वेंट, नथिंग इन द चैप्टर shall apply to any railway servant to whom Factory Act 1948 or Mines Act 1952 or Railway Protection Force Act 1957 and or the Merchant Shipping Act 1958 applies। तो ये जो चैप्टर है हमारे चोयूर, ये इन लोगों पे है जो फैक्ट्री एक्ट में गवर्न होते हैं, माइंस एक्ट में गवर्न होते हैं, आरपीएफ वाले, और मर्चेंट शिपिंग एक्ट से जो गवर्न होते हैं। तो इसके अंदर जो हमको ऑप्शन बताया था ये आरपीएफ स्टाफ, तो ये बिल्कुल सही जवाब है इसमें, आरपीएफ स्टाफ। इसमें ऑप्शन आईडी है 1136, ये सही हो जाएगा इसमें। मेरे ख्याल से इसमें कई लोग ऑप्शन सोच रहे होंगे हम इसमें ऑब्जेक्शन रेज करें, मेरे ख्याल से कोई ऑब्जेक्शन रेज करने इसमें कोई मतलब नहीं है। मेरे हिसाब से ये आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 233। The seniority of newly appointed candidate who are sent for initial training will be determined on the basis of their merit order at the end of training period. B. Whereas the seniority of candidates sent for initial training after selection by RRB will be as per their merit in the RRB panel only। तो मैं आपको पहला नियम बता देता हूँ। हमारा सीनियरिटी का चैप्टर है आईआरएम में चैप्टर 3, उसमें 302 आप पढ़िए, सेकंड नंबर के चैप्टर है, उसमें सीनियरिटी बताई होगी कि कोई के कर्मचारी में। ज्यादा पहला रूल बता देता हूँ आपको।
कि रेलवे में जो एम्प्लॉय आते हैं, आरआरबी, आरआरसी दोनों से 1800, 1900 या अप टू 4600 तक अभी आ रहे हैं। तो मैं बता दूं आपको कि सीनियरिटी कैसे हम असाइन करते हैं। रेलवे से जो कर्मचारी आरआरबी से रेलवे में आते हैं तो दो तरह से आते हैं। कुछ तो डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं, जैसे ग्रुप डी एम्प्लॉय मैक्सिमम होते हैं या क्लरिकल स्टाफ है, वो डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं, जिनके लिए प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग आवश्यक नहीं है। और कुछ रेलवे कर्मचारी जैसे स्टेशन मास्टर है, कमर्शियल है, उनके लिए जो है प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कंपलसरी मैंडेटरी है। वो किसी भी पोस्ट को ज्वाइन करने से पहले उनको ट्रेनिंग करना पड़ता है, जिसमें रनिंग वाले भी आते हैं। तो दो चीजें हैं, समझ लीजिए आप। 302 में लिखा हुआ है कि अगर कोई कर्मचारी डायरेक्ट आरआरबी से डायरेक्ट ज्वाइन कर रहा है, जैसे कोई सीनियर क्लर्क है, कोई भी है, जूनियर क्लर्क है, डायरेक्ट आरआरबी से आ रहा है, या मैक्सिमम ग्रुप डी स्टाफ भी आते हैं, डायरेक्ट आरआरबी से ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके आरआरबी का जो पैनल है, उस पैनल के हिसाब से ही उनकी सीनियरिटी फिक्स होगी। कई लोगों को डाउट आता, सर एक बंदा है वो पहले ज्वाइन कर लिया, दूसरा बंदा जो है आरआरबी में तो सीनियर है, लेकिन 1 महीने बाद ज्वाइन कर रहा है, 2 महीने बाद ज्वाइन कर रहा है, तो ऐसा कैसे? तो नियम जो है हमारी सरकार ने बनाए हुए, मैंने नहीं बनाया। तो नियम यही है कि कोई भी बंदा कैसे भी आगे, जैसे हम प्रमोशन में भी हमारा ऐसा होता है, जैसे अभी आप एपीओ बनोगे, तो मान लीजिए कोई बंदा है उस पैनल पे नंबर 1 पे है, कोई बंदा है पैनल पे नंबर 10 पे आया, और 10 वाले ने ज्वाइन कर लिया पहले, वो जो नंबर 1 पे है, वो 1 महीने बाद ज्वाइन करने वाला है, 2 महीने बाद ज्वाइन कर रहा है, तो ज्वाइनिंग से कभी भी सीनियरिटी का इफेक्ट नहीं होता है। सीनियरिटी जो बनती है वो हमेशा पैनल से बनती है। पैनल चाहे आरआरबी का पैनल हो या हमारा डिपार्टमेंटल का पैनल हो, हमेशा सीनियरिटी पैनल से ही बनती है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग से भी पैनल सीनियरिटी में फर्क नहीं होता है। ना कोई बंदा एब्सेंट हो गया कितने लंबे टाइम के लिए भी, तो भी सीनियरिटी में फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ पैनल पोजीशन से बनता है। तो जिस प्रकार कोई कर्मचारी डायरेक्ट, कोई उम्मीदवार है, कैंडिडेट, वो डायरेक्ट आरआरबी का बंदा सीधा ज्वाइन करता है, पोस्ट टच करता है और काम करना चालू कर देता है विदाउट एनी ट्रेनिंग, देन हिज सीनियरिटी विल बी फिक्स एज पर द पैनल पोजीशन नोटिफाइड बाय द आरआरबी। और कुछ कर्मचारी जो हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, जैसे स्टेशन मास्टर है, कमर्शियल है, ड्राइवर है, गार्ड है, इनमें प्री रिक्रूटमेंट या प्री अपॉइंटमेंट ट्रेनिंग मैंडेटरी जो ट्रेनिंग करके आते हैं, तो ट्रेनिंग के एंड में वहाँ एग्जाम लिया जाता है। उस एग्जाम में एक पैनल बनता है, मेरिट ऑर्डर बनता है, फिर उस मेरिट ऑर्डर के हिसाब से ही उनका जो है यहाँ सीनियरिटी फिक्स होती है, ना कि फिर आरआरबी से होती है। तो ये दो फंडामेंटल रूल है, समझ लीजिए। अगले एग्जाम में शायद दोबारा क्वेश्चन पूछ ले या कोई घुमा के क्वेश्चन पूछ ले। तो इसमें इन्होंने जो कहा है, पहला है द सीनियरिटी ऑफ द न्यूली अपॉइंटेड कैंडिडेट हु आर सेंट फॉर इनिशियल ट्रेनिंग। तो ये बता रहा है जिसको ट्रेनिंग में भेजा गया है विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट ऑर्डर एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग पीरियड। तो इसमें यही कहा गया है कि कोई कर्मचारी है जो आरआरबी से नया बंदा आया, उसकी सीनियरिटी जो है, अगर ट्रेनिंग में भेजा गया है, तो ट्रेनिंग के एंड में जो मेरिट ऑर्डर उसके आधार पर तय की जाएगी। ये मैंने जो बताया वही है, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। और दूसरा बताया हुआ है कि वेयर एज द सीनियरिटी ऑफ कैंडिडेट सेंट फॉर इनिशियल ट्रेनिंग, ये भी वही है। आफ्टर सेलेक्टेड बाय आरआरबी विल बी एज पर द मेरिट ऑर्डर इन द आरआरबी। दोनों में एक ही बात कही इन्होंने, लेकिन यहाँ कन्फ्यूज कर दिया दोस्त। यहाँ पे भी इनिशियल ट्रेनिंग, कोई भी अंदर क्वेश्चन पढ़ेगा समझ लेगा कि इन दोनों में से एक गलत है, कि यहाँ पे भी इनिशियल ट्रेनिंग बोल रहा है, यहाँ अलग बात बोल रहा है, और यहाँ दूसरी बात बोल रही, कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर दी। तो अगर यहाँ ये लिखता कि वेयर एज द सीनियरिटी ऑफ कैंडिडेट who is not sent for initial training after selection by RRB will be as per the merit of RRB, तो सही हो जाता है। अगर वो ट्रेनिंग यहाँ अगर विल नॉट बी सेंट फॉर इनिशियल ट्रेनिंग अगर लिखा होता तो, लेकिन चूंकि यहाँ पे सेंट फॉर इनिशियल ट्रेनिंग लिखा हुआ है, तो इनिशियल ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग के एंड में जो पैनल बनेगा और मेरिट ऑर्डर बनेगा, उसके हिसाब से सीनियरिटी तय होगी। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन इसमें गलत हो जाता है। तो इसमें पहला सही होता है। तो इसमें जो आंसर है ओनली ए इज करेक्ट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने। ग्रांट ऑफ फिक्स मेडिकल अलाउंस, क्वेश्चन आईडी 274। ग्रांट ऑफ फिक्स मेडिकल अलाउंस इज एडमिसिबल टू। फिक्स मेडिकल अलाउंस जो मिलता है वो पेंशनर्स को मिलता है और फैमिली पेंशनर्स को मिलता है, सर्विंग एम्प्लॉय को मिलता नहीं है, डेपुटेशन वाले को नहीं मिलता है। तो इसमें आपका तीसरा नंबर का जो ऑप्शन आईडी है 1095, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा आईडी है 271। व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज एडमिसिबल फॉर कम्पिटिशन ऑफ पेंशन फॉर ए रेलवे सर्वेंट। मैक्सिमम परमिसिबल पेंशन के लिए कम्पिटिशन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, 40% होता है। किसी जमाने में ये मेरे ख्याल से फिफ्थ पे कमीशन में शायद चेंज हुआ है, उससे पहले 33 1/3 हुआ करता था, ऑप्शन नंबर 1 हुआ करता था। और जब मैं पर्सनल डिपार्टमेंट में 2003 में आया, तब रूल चेंज हो गया था, 40 हो गया था। ये उससे पहले का है। फिफ्थ पे कमीशन, फोर्थ पे कमीशन में शायद 33 था, और अब तब से 40% चल रहा है, अभी तक 40% चल रहा है। तो मैक्सिमम आप कम्पिटिशन जो है 40% कर सकते हैं। क्वेश्चन आईडी 292।
व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 अमेंडेड? 1963 का जो अमेंड किया था वो 1967 में किया था। यहाँ पे भी मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है आंसर, इन्होंने जिसने दिया सही दिया, ये 63। इसमें जो सेक्शन 3 जो लागू हुआ था वो 1965 से लागू हुआ था। जो हमारा धारा 3 जिसकी हम बात करते हैं वो लागू तो 65 से हुआ था, लेकिन जो अमेंडमेंट है वो 1967। ये जो आंसर दिया कैंडिडेट जिसका पेपर था उसका सही आंसर है मेरे हिसाब से। तो ये मुझे यहाँ थोड़ा गड़बड़ लग रहा है कि 63 का टेक्निकल एरर हुआ है, इसमें आप अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। क्वेश्चन आईडी है 222। स्पेशल पे मींस an addition of pay to emolument of a post or of a railway employee granted due to। स्पेशल पे की डेफिनेशन बताई हुई है कि क्या होती है। इसमें ए में लिखा हुआ है द स्पेशली एडोनस नेचर ऑफ ड्यूटीज और ए स्पेसिफिक एडिशन टू द वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंक्लूड्स नॉन प्रैक्टिस अलाउंस ग्रांटेड टू डॉक्टर इन लिeu ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिस। इसमें मैंने एक पैरा निकाला हुआ है, हमारा ये है इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 1 आईआरएससी पार्ट 1 में चैप्टर 1 में जनरल में ये 44 नंबर में मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे आपको समझाने के लिए कि स्पेशल पे मीन्स एन एडिशन of the nature of pay to emolument of a post or of a railway servant granted in consideration of the special onerous nature of duties or a special addition to the work or responsibility or includes non-practicing allowance granted to a doctor in lieu of practice। मतलब ये कि इन्होंने छाप दिया यहाँ पर, तो ये मेरे हिसाब से तो ये आंसर सही हो गया, दोनों ही सही है इसमें। तो यहाँ पे भी इन्होंने दोनों लिखा हुआ है, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट इसमें आ जाएगा। In the case of running staff, A है 55% basic pay shall be considered for purpose of retirement benefits। मैं जब रनिंग अलाउंस का चैप्टर पढ़ा रहा था तो रूल 924 में क्लियर मैंने पढ़ के सुनाया था, वही चीज उन्होंने टाइप किया है कि जो रनिंग स्टाफ का जो होता है पे एलिमेंट 30% होता है, लेकिन जब रिटायरमेंट बेनिफिट के हिसाब से हम पेंशनरी बेनिफिट करते हैं तो 50% जो है इसको कंसिडर किया जाता है। और 55% ऑफ बेसिक पे शैल आल्सो रिकॉर्ड एज पे फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी ऑफ सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स पीएफ। पीएफ के लिए भी 55% मानता है। ये दोनों के दोनों मेरे हिसाब से सही हैं, यहाँ पे भी सही कहा गया है। द सिलेक्शन कमिटी फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ 42 शुड बी कंप्राइजिंग ऑफ। मैंने जब सिलेक्शन का एक वीडियो बनाया हुआ उसमें बताया हुआ है कि अप टू 2800 जो होता है सिलेक्शन कमेटी में, 1900 से लेके 2800 में जो है वो सीनियर स्किल ऑफिसर होते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बताया था कि सिलेक्शन कमेटी का नॉमिनेशन कौन करता है 42 अबव के लिए और 42 बिलो के लिए। तो उसमें भी मैंने बताया हुआ है कि कोई भी सिलेक्शन कमेटी का नॉमिनेशन जो मिनिमम है 1900 है, उसके लिए भी कमेटी का नॉमिनेशन हमेशा एसएसजी ऑफिसर मिनिमम करेंगे, जो कि डिवीजन में एडीआरएम डीआरएम होते हैं। लेकिन कमेटी के अंदर कौन होंगे, तो वो अप टू 2800 का सिलेक्शन है। 1900 से 2800 को सीनियर स्किल ऑफिसर होते हैं, 42 अबव के लिए जे ग्रेड ऑफिसर उसमें होते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है जे ग्रेड ऑफिसर ही बताया गया हुआ है। क्वेश्चन आईडी 279। There is no limit laid down in the railway servant discipline appeal rule about the number of set of past PTO that can be withheld as a penalty। बात सही है कि आप रूल 3 नंबर की जब एनआईपी देते हैं तो उसमें लिखा हुआ है स्टॉपेज ऑफ पास ऑब्लिक पीटीओ और बोथ, दोनों आप विदिल कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। बट दैट कैन बी अर्न, उसको अर्न करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई बंदा है वो अगले 2 साल में रिटायर हो रहा है, उसको हम बोलते हैं कि 50 पास पीटीओ बंद हो जाए, वो नहीं होता है। अब उसको उतना अर्न करना है, उतना है इसमें रूल है, लेकिन कई लिमिटेशन नहीं बताई हुई कि ये सिंपल बताया हुआ है कि पास पीटीओ आप बंद कर सकते हो। दूसरा है इन केस द delinquent employee has already availed all past PTO due to in the concerned calendar year, then the past PTO due in the next year may be withheld under this। सही है जवाब है कि जनरली हम पेनल्टी में भी ये लिखते हैं कि स्टॉपेज ऑफ पास पे whenever ड्यू वर्डिंग हमारा आता है। तो ये भी बात वही लिखी कि जो पास पीटीओ जो हम होते हैं जब ले चुका उसकी बात नहीं करते, whenever ड्यू ही शब्द डालते हैं। तो इसमें दोनों के दोनों जो है ऑप्शन मुझे सही लग रहे हैं, ए और बी, तो ये भी सही है। क्वेश्चन आईडी जो है 242। विच रूल ऑफ द रेलवे सर्वेंट रूल 1966 डील विद द ट्रांजेक्शन ऑफ मूल प्रॉपर्टी। कंडक्ट रूल के अंदर सिंपल क्वेश्चन, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन कुछ होता है तो वो होता है मूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन, जो कि हम 18 में आते हैं, और इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो होता है 18/2 में हम फॉर्म भरना पड़ता है।
तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कंडक्ट रूल में किसी को भी, तो मेरे ख्याल से 18 वही पूछा गया है इसके अंदर भी। कंडक्ट रूल में मूवेबल प्रॉपर्टीज का ट्रांजेक्शन का जो है वो कंडक्ट रूल 18 में आता है। Under the Trade Union Act 1926, what is the minimum qualifying age prescribed for membership of a recognized trade union? तो इसमें 15 जो है सही लिख रहा है, यहाँ मैंने इसको निकाला हुआ है ट्रेड यूनियन एक्ट का ये कंसर्न पैरा मैंने यहाँ कॉपी लिखा हुआ है कि राइट of minor to membership of trade union, any person who has attained the age of 15 years may be a member of registered trade union subject to any rules of the trade union to the contrary and may subject as aforesaid enjoy the right of the members and execute all instruments and give all acquaintance necessary to be executed and given under the rules। ये मैंने ट्रेड यूनियन एक्ट का पैरा निकाला है कॉपी आपको समझाने के लिए। तो 21 के अंदर बताया गया कि 25 साल एज सॉरी 15 साल होना चाहिए, तो इसमें 15 साल है। क्वेश्चन अच्छा है, कंफ्यूज करने के लिए नॉर्मली लोग 18 साल करेंगे इसमें। जब अगर आपने डिटेल में थोरोली नहीं पढ़ा हुआ है तो नॉर्मल आदमी 15 18 साल कर देगा। तो इसमें 15 सही आंसर है इसमें। अब जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, जो इसमें थोड़ा सा मैं बोलूंगा आपको कि क्वेश्चन आईडी 285 है, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पियोन अंडर द रेलवे सर्वेंट आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल 2005। कई लोग उम्मीद करेंगे इस क्वेश्चन का मैं क्या जवाब दूंगा। तो मेरा जवाब भी थोड़ा हटके ये कि इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन कि रेलवे कर्मचारी कार्य के घंटे विश्राम नियम की अवधि नियम 2005 के तहत कर्मचारी का चपरासी का वर्गीकरण क्या है। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पियोन अंडर रेलवे सर्वेंट आवर्स ऑफ वर्क रूल। तो हम इसमें जब बात करते हैं तो हम जाएंगे ईआई के अंदर। ईआई के अंदर इन्होंने गेटमैन, सी केयरटेकर, रेस्ट हाउस एंड रिजर्वायर चौकीदार एंड सैलून अटेंड की बात कही है। और मेरी जानकारी के हिसाब से इसके अंदर एचओआर के अंदर सिर्फ एक्सक्लूडेड कैटेगरी के बारे में बात की, कौन कौन लोग एक्सक्लूडेड कैटेगरी में आएंगे। और पियोन के लिए मेरी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से कहीं भी इन्होंने पियोन के बारे में नहीं बताया है कि क्या एचओआर 2005 में कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया गया कि पियोन जो है वो किस कैटेगरी में आएगा। तो उसके लिए क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्वेश्चन सही नहीं है कि पियोन जो है हम मान सकते हैं कि ईआई में आता है, लेकिन हमारा एक नियम भी है कि अगर किसी भी पोस्ट को अदरवाइज क्लासिफाइड नहीं किया है तो सी में आएगा। तो मैं नहीं समझता कि इंडिया में जितने भी पियोन है, इवन डीआरएम ऑफिस में पियोन है, कई बड़े बड़े ऑफिस होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में, हर पियोन का एक क्लासिफिकेशन डिसाइड किया गया है। मेरा ये मानना है कि पियोन जो है जहाँ जिससे अटैच होता है वो उसी के साथ काम करता है, उसी ड्यूटी आवर्स फॉलो करता है। तो कई जगह पियोन मेरे ख्याल से सी में भी चल रहे हैं। और एक्सक्लूडेड में जो कि डिफाइन किया नहीं है, तो एक्सक्लूडेड में तो हो नहीं सकता है, वो सी में भी चल रहे हैं। और इंटेंसिव में भी क्यों नहीं हो सकता है अगर उसका काम बहुत ज्यादा है तो मेरा ये मानना है कि क्वेश्चन या तो मेरी जानकारी कम है, कहीं शायद लिखा हो या कोई क्लेरिफिकेशन बोर्ड का आया हो कि अंडर रूल एचओ या रूल 2000 पियोन इज क्लासिफाइड एज, यही अगर रेलवे बोर्ड ने कहीं निकाला है स्पेसिफिकली तो मैं अपने शब्द वापस लगता हूँ, शायद मैं गलत हूँ। लेकिन अगर नहीं निकाला है तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन मैं एग्री नहीं करता इसका आंसर से कि क्लासिफिकेशन कहीं भी रेलवे बोर्ड ने अंडर 2000 रेलवे सर्वेंट आवर्स ऑफ वर्क ए पीरियड ऑफ रेस्ट टू 2005 के अंदर कहीं भी पियोन का क्लासिफिकेशन क्लासिफाइड मेरे हिसाब से नहीं किया गया। अगर किसी ने को लगता है किया है तो प्लीज कमेंट में मुझे बताएं। व्हाट आर द रीजन क्लासिफाइड एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 1976 निकला था ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स, और उसके अंदर क ख ग क्षेत्र 3 भागों में पूरे इंडिया को डिवाइड किया था। तो ये आपका इसमें ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। परमानेंट पोस्ट मीन्स ए पोस्ट कैरिंग ए डेफिनेट रेट ऑफ पे सैंक्शन विदाउट द लिमिट ऑफ टाइम। इसमें मेरे ख्याल से ज्यादा बताना कुछ है नहीं, रेट ऑफ पे सही आंसर आना चाहिए क्वेश्चन आईडी जो है 221 में। इसके बाद एक और बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वाज द न्यू पेंशन व्हेन वाज द न्यू पेंशन सिस्टम इंट्रोड्यूस इन द रेलवेज। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया भी था। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2004 से लागू हुआ था ये। ऑप्शन आईडी 1087, इसमें ज्यादा बताने कुछ है नहीं। व्हेन वाज द उम्मीद कार्ड
स्कीम इंट्रोड्यूस ऑन द इंडियन रेलवे। उम्मीद कब से लागू हुई थी? इसके अंदर भी शायद मैंने कुछ निकाला है ये वाला। Umeed was launched on 5/4/2019 by Chairman Railway Board as a part of digital initiative over Indian Railways. This initiative aims to simplify access to health care services, eliminating the need for railway staff to carry the physical card or health book. तो ये रेलवे बोर्ड में चेयरमैन साहब ने निकाला था, लॉन्च किया था उम्मीद 5/4/2019 को। तो इसमें 19 सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एलिजिबल स्टाफ to be called to appear in a suitability test should be equal to the number of existing vacancies plus those anticipated during the next 6 months. And however, in the case of test, the number of eligible staff to be called to appear should be calculated on the basis of existing vacancies plus those anticipated during the next 4 months. ये जो पॉलिसी है ये ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। यही क्वेश्चन 2018 में पूछा गया होता तो उसके बाद पॉलिसी शायद 2019 में चेंज हो गई है और अभी दोनों में 1 साल कर दिया है। तो इसमें जो आंसर, इसको भी ऑब्जेक्शन रेज करना पड़ेगा कि इसमें दोनों के दोनों ए एंड बी आर इनकरेक्ट आएगा। इसके अंदर लास्ट वाला ऑप्शन आईडी 1032 आना चाहिए इसमें मेरे हिसाब से। पहले पुराना शायद मेरे ख्याल से चेक कर लिया, दे दिया, देखने में गलती से रह गया है, लेकिन अभी जो रूल है चेंज हो गया है, दोनों में भी 1 साल हो गया है। इसमें भी ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से अभी काफी क्वेश्चंस हो गए हैं। मैं अभी सोच रहा हूँ कि बंद करूँ, 1-2 क्वेश्चन और कर देता हूँ मैं। Question ID 229, leave not due may be granted to permanent railway servant subject to the condition that it shall be limited to LHAP which is likely to earn thereafter. दूसरा, लीव नॉट ड्यू ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस शैल बी लिमिटेड टू मैक्सिमम 365 डेज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो बहुत इजी है। लीव नॉट ड्यू जो होता है वो आपके पास जब छुट्टियां नहीं होती। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव के लिए तो रूल है कि आपके पास छुट्टियां हो तो भी क्लेम कर सकते हो, नहीं हो तो भी क्लेम कर सकते हो, तो भी क्लेम कर सकते हो। लेकिन लीव नॉट ड्यू तभी क्लेम की जाती है जब आपके पास कोई छुट्टी नहीं होती है। और ये एक प्रकार से वन टाइप ऑफ एडवांस जैसे हम लेते हैं, तो ये एडवांस है एलएचएपी की। मेडिकल ग्राउंड पे जो हम लेते हैं, बीमार होते हैं तो एलएचएपी मिलती है, तो वो वन टाइप ऑफ एडवांस होती है। तो लीव नोट ड्यू जो होती है वो एडवांस में मिलेगी, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट के बेस पे भी मिलेगी। तो ये ए सही है। इट शैल बी लिमिटेड टू एलएचएपी विच इज लाइकली टू अर्न देयर आफ्टर। मतलब अब आपका 2 साल रिटायरमेंट बाकी हो तो आप अर्न नहीं कर पाओगे, तो आपको नहीं मिलेगा 365 डेज। लेकिन इसमें मुझे थोड़ा-सा, हाँ, सॉरी मैं बताना भूल गया, ये नंबर 2 पे 365 डेज़ नहीं है, 360 डेज़ है। हाँ, सही है इसमें। तो आपको जो मैक्सिमम मिलती है इसमें वो 360, बड़ा अच्छा कंफ्यूज किया इन्होंने। थोड़ा-सा 360 डेज़ किया है इन्होंने। तो इसमें पहला तो सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। तो इसमें ओनली ए इज करेक्ट है। सेकंड, अगर यहाँ 360 लिखते तो ये भी आपका सही होता। तो इसके साथ ही मैं अभी खत्म कर रहा हूँ, काफी टाइम हो गया मेरे यहाँ से। और आगे बाकी क्वेश्चन थोड़ा सा रेस्ट लेके आपके साथ फिर बैठेंगे। कैसा लगा मेरा ये बताना, आपको बताइए जरा। ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे को, शॉर्ट नोटिस में कई लोगों ने रिक्वेस्ट की, तो मैं बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाया। जो मुझे एक्चुअल में मालूम था एक्चुअल में वो मैंने फटाफट बता दिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट कीजिए कि कैसा लगा। धन्यवाद।